नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। मैं देखिए आपको मैथ के क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 4:3। जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है? 4:3। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, ये आपको बताना है। देखिए जब आप इसमें 1 लीटर मतलब इसमें 4 लीटर पानी और मिलाते हैं तो कितना हो गया? 1:1। जब आप इसमें 4 लीटर ऐड करोगे पानी, तो देखिए इसमें क्या करें, ये दिया गया है 4:3। अगर मैं इसमें 1 डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4:4। तो ये क्या हो गया? 1। तो मतलब इससे क्या पता चला कि 1 रेशो का मान कितना है? 4। 1 रेशो का मान कितना है? 4 लीटर के बराबर। 1 अनुपात का मान 4। तो इसमें बताना है कि शुरुआती दूध कितना था मिश्रण में। तो 1 रेशो का मान 4 है, तो 4 रेशो का मान कितना होगा? 4 चौक 16। तो कितना था? 16 लीटर। जो मिश्रण में शुरुआती दूध था वो उसकी क्वांटिटी थी 16 लीटर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 16 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिए गए आंकड़ों की माध्यिका क्या है? देखिए आपको संख्या दी गई है 6, 2, 3, 5, 9, 4, 8, 7 और इसमें आपसे पूछा गया है कि माध्यिका क्या है। सिंपली माध्यिका का क्या रूल है कि आप इनको पहले आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो 2 सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसकी माध्यिका बतानी है इनकी। तो इसमें सबसे पहले क्या लोगे आप? एक चौथा पद और एक पांचवा पद। तो माध्यिका क्या होगी? 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2। तो 4वां पद क्या है? 5 प्लस 5वां पद क्या है? 6 बटे 2। 6 और 5 11। 11 का आधे कितने होंगे? 5.5। तो इसकी माध्यिका क्या है? 5.5। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3/4 भाग 9/32 प्लस 4/3 गुना 2/3 का 27/16 बटे 1/2 गुना 8/3 माइनस 2 भाग 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ये आपको हल करना है। देखिए 3/4 9/32 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 का 27/16 1/2 8/3 माइनस 2 भाग 4/9 और ये सही उतार लिया। चलो देखिए इसमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको? बोर्ड मास का नियम जरूर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इसे भाग को हल करेंगे। तो ये क्या होगा? 3/4 गुना 32/9 प्लस और 4 गुना 2 गुना 27 बटे 3 तिया 9 गुना 16 9 तिया 27 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4 अठे 32 और 3 तिया 9। तो 8/3 प्लस 3/2। सबसे पहले मैंने अंश को हल करा तो ये कितना आया? 3/2 और इसे हल आगे करा तो 6 3 दूनी 6 8 दूनी 16 और 2 तिया 6 3 तिया 9 तो 25/6। अंश कितना आया? 25/6। अब मैं इसे हल करूँगा तो ये कितना आएगा? 1/2 ये कितना है 3 दूनी 6
और 8 में से 6 गए तो 2/3। अब गुना 9/4, क्योंकि भाग होगा तो 9/4 प्लस 6, 3 दूनी 6, 2 प्लस और 6 कम 6, तो यहाँ कितना है, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 तिया 9, 3/4 प्लस और 1/3 कम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आया 4, एलसीएम 4 आया इसका, और 4 3 प्लस 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 5/4। अब देखिए इसका जो हर जो है हल करके कितना आया 5/4। अब इसे गुना कीजिए इसमें, तो इसे हल कीजिए तो 25 गुना 4/6 गुना 5, और 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10/3 इसका आंसर है। तो देखिए इसमें 10/3, तो आंसर हाँ, तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल 10/3 इसका सही है। देखिए पहले इसे हल कीजिए, फिर इसे हल कीजिए, फिर इसमें ऐसे टेक दीजिए। लेंथी कुछ नहीं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन करना है आपको, कोई इसमें नहीं, बस बोर्ड मास का नियम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। देखिए एक रेलगाड़ी है, किसी स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय ले रही है, 1 मिनट। मैंने माना कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x है, और किसी पुल की जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है। जो पुल की लंबाई है वो कितनी है, 2x, और रेलगाड़ी की कितनी है, x, और इसकी है कितनी, 2x पुल की लंबाई। अब देखिए शुरू से सवाल पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को पार करने में कितना समय ले रही है, 1 मिनट। रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, x, कितना समय ले रही है, 60 सेकंड का, बराबर पुल को पार करने में तो x प्लस 2x, तो कितना होगा ये 3x, क्योंकि पुल को पार कर रही है तो उसकी भी जो पुल की लंबाई है वो भी, और रेलगाड़ी की लंबाई वो जुड़ जाएगी। कितना समय ले रही है ये हमें पता नहीं है, हमें काटना है t। तो इससे x से x कैंसिल, तो t बराबर क्या होगा, 60 गुना 3, तो t बराबर है 60 या 180, तो कितना समय लेगी, 180 सेकंड। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 180 सेकंड, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो रेलगाड़ी है वो पुल को पार करने में कितना समय लेगी, 180 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को 22.5 के लाभ पर बेचा गया, 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो देखिए कोई वस्तु है और इसे वस्तु को किस लाभ पर बेचा गया, 22.5% की, तो इसे क्या लिखेंगे, 22 सही 1/2%, और 22 दूनी 44, 44 है 45/2%, और इसे भी हल करेंगे तो क्या 45/2, और परसेंटेज को हल करा तो 100, और 5 नम 45 और 5 चौक 20, 40। तो देखिए कितना, 40 की वस्तु थी, लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट, जब हमने फ्रैक्शन करी 22 सही 1/2 की, तो कितना आया 9/40, और 40 क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस, और ये 9 क्या है, प्रॉफिट। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 40 और 9 49, तो 49 क्या है इसमें, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो देखिए 40 इसमें क्या बताना है, सीपी,
इसमें बताना है आपको लागत मूल्य, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी। तो सीपी कितना है इसमें 40 और एसपी सेलिंग प्राइस कितना है 49 और इसका ये आपको रेशो बताना था। तो कितना आया 40:49। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, माता तथा पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। माता पिता तथा उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की कितनी आयु है? देखिए माता और पिता की औसत आयु कितनी है 28 वर्ष। तो माता प्लस पिता कितनी है औसत आयु इसकी, इनकी 28 वर्ष और औसत आयु 28 वर्ष है। तो योग कितना होगा 28 दूनी 56 जो आयु का योग होगा इनकी का। और माता पिता और बच्चे की आयु कितनी है? माता पिता और बच्चे की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। तो इनकी योग आयु का कितना होगा 20 या 60। अब आप देखिए इसमें क्या पूछा है कि बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। माता और पिता की आयु का योग कितना है 56 वर्ष और माता पिता और बच्चे की आयु का योग कितना है 60 वर्ष। तो ये जो 4 एक्स्ट्रा है ये किसकी आई है? बच्चे की। तो 60 में से 56 गई, कितना आया 4 वर्ष। तो 4 वर्ष है बच्चे की आयु। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय जो एक्सपेंडिचर है का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4000 प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है? तो देखिए जो ए और बी, ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है 3:4 और व्यय का अनुपात कितना है 2:3। और यदि प्रत्येक 4000 रुपये प्रति माह बचाता हो, प्रत्येक कितना 4000 रुपये और ये भी कितना 4000 रुपये। तो बी की आय ज्ञात करनी है, बी की आय ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें सीधा ही ट्रिक के अनुसार चलते हैं हम। इसमें देखिए क्रॉस गुना करिए, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। तो 9 - 8 बराबर इसकी गुना इसमें कीजिए। 4000 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा 8000 और 4000 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा 12000। 12000 माइनस 8000। तो एक रेशो का मान कितना आया 12000 में से 8000 गई तो कितने हुए 4000 रुपये। इसमें क्या पूछा गया है कि बी की आय बताओ। तो बी की आय कितनी होगी, एक रेशो का मान 4000 है और आय का अनुपात का रेशो क्या है 3:4 और बी की आय यहाँ कितनी है 4। तो इसमें हम क्या करेंगे 4000 की गुना करेंगे। तो 4 चौक मतलब 4000 की 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 16000 रुपये। तो यहाँ देखिए बी की आय कितनी है 16000 रुपये और देखिए इसका जो व्यय है वो कितना है 3। अब आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हो। अब देखिए हमारा उत्तर सही है ना चेक करने के लिए हम क्या करेंगे इसे, देखिए इसमें भी 4000 से गुना कीजिए। तो 4 तिया मतलब 4000 की 3 में गुना करेगी तो कितना आया 12000 रुपये। अब देखिए 4000 आ रहा है जो व्यय बताया था इसमें, मतलब जो बचत बताई थी 4000 आ रही है, 16000 में से 12000 गए तो कितनी बची 4000। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ, पर आपको यहाँ सीधा ही करना है कि जो व्यय आय पूछी है तो आय बतानी है, व्यय पूछा हो तो व्यय बताना है आपको। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है अभी? इसका है 16000 रुपये आई है तो सी है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है।
तो देखिए ए बी से 20% अधिक है, ए है वो बी से कितना है 20% अधिक, तो 20% की फ्रैक्शन क्या है, 20% की फ्रैक्शन है, जो 20% की फ्रैक्शन है वो है 1/5। तो बी कितना है 5 और ए अधिक है कितना, 1 5 पर 1 तो 6, और बी सी से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या है 1/4। तो सी कितना है 4 और बी सी से 25% अधिक है, तो कितना अधिक है 4 पर 1 तो 5, तो कितना है 5। अब इसे यहाँ कितना आएगा 5, जो रेशो का रूल है, यहाँ कितना आएगा 5, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। अब देखिए यहाँ इसमें क्या कहा गया है कि सी ए से कितने प्रतिशत कम है, जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 30 पर कितना कम है 10, और इसमें परसेंटेज में पूछा गया है तो परसेंटेज है, ठीक है। तो इससे कैंसिल, और 100/3 कितना होगा 33, सही 1/3%। और इसमें क्या दिया गया है, ए ऑप्शन है वैसे, पर इसे हम क्या लिख सकते हैं 33.33% भी लिख सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 33 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं 33.33%। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इसे शॉर्ट में भी कर सकते हो, पर आप जितना बेसिक से समझोगे चीज़ को उतना बेनिफिट रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये थी, इसे 3 क्रमागत छूटों के बाद 7866 में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया, जिसमें से पहली 2 छूट 10% और 8% थी, तो तीसरी छूट का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए कोई वस्तु थी और उसका मूल्य कितना था 10,000 रुपये, और कितने में बेच दी गई है 7866 रुपये में, और इसमें छूट भी दी गई है कि पहली छूट 10% थी और फिर दूसरी छूट 8%। तो आप तीसरी छूट बताइए कि वो तीसरी छूट क्या थी, कितने परसेंटेज थी। तो देखिए पहली छूट 10% है, तो इसे 10% छूट करिए, इसमें 10,000 रुपये को 10% छूट करेंगे तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो छूट है तो 9/10, और फिर क्या 8% की छूट, तो 8% का फ्रैक्शन क्या है 4 दूनी 8 और 25, तो 23/25। अब इसे हल कीजिए, इससे कैंसिल 0, 25 चौका 140 और 9 चौक 36, 360 गुना 23, और 360 गुना 30 कितना होगा 0, 6 18 8 हासिल 1, 6 18 8 हासिल 1, और 3 3 और 1 10 गुना 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 और 1 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 2 7 और 1 8। तो ये कितना बचा 8280 रुपये। देखिए 10,000 रुपये 10% और 8% की छूट के देने के बाद में कितने रुपए बचे 8280 रुपये, और 3 क्रमागत छूट देने के बाद में और रुपये कितने बचने चाहिए थे 7866 रुपये। तो और कितनी छूट देनी है, तो 8280 रुपये में से 7866 रुपये घटाइए, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 6 गए 1, और 12 में से 8 गए 4, और 7 में से 0, तो 414 रुपये की छूट किन पर 8280 रुपये पे 414 रुपये की छूट देंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100, तो इससे एक 0 कैंसिल, और 414 दूनी 828 और 2 से 1 कैंसिल, तो 5%। जो तीसरी छूट है वो कितनी है 5% की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 संख्या का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत कितना है। देखिए जो 4 संख्या है
चार संख्या का औसत क्या है? चार संख्या का औसत है 9, एवरेज। तो इसका योग कितना होगा? 9 चौक 36। और इसमें क्या कहा गया है, यदि एक संख्या 14 को भी शामिल कर लिया जाए, ठीक है 14 को भी शामिल कर लिया गया भाई, तो 36 और 14 कितने हुए? 50। तो आप बताइए संख्या कितनी होगी? 5, और आपको एवरेज बताना है, तो 50/5 तो कितना हुआ? 10 परसेंटेज नहीं, सॉरी, तो कितना आया एवरेज, औसत 10। तो उनका औसत कितना होगा? 10। नया औसत जो होगा वो 10 होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।